गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे आधुनिक काल में छायावाद की, और छायावाद में प्रसाद को छोड़कर पंत निराला महादेव वर्मा हो चुकी हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रसाद जी के बारे में बात करेंगे, अर्थात जयशंकर प्रसाद। तो क्या देख रहे थे? आधुनिक काल देख रहे थे। आधुनिक काल। चलिए, ये पकड़ नहीं रहा है ठीक से जी। आधुनिक काल देख रहे थे, और आधुनिक काल में छायावाद चल रहा है हम लोग का। छायावाद, और छायावाद में आज बात करते हैं हम लोग जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद, इनको आज पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। प्रयास करेंगे एक ही क्लास में ये समाप्त हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद जी को, क्योंकि पंत महादेवी और निराला जी को पढ़ चुके हैं और अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसमें ऐसा नहीं कि कुछ छूट चुका है, अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज बात करते हैं हम लोग जयशंकर प्रसाद जी की। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, और आधुनिक कविता का सुमेरु भी इनको कहा जाता है। चलिए, तो इनको शुरू करते हैं। बात करते हैं हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का। तो सबसे पहले इनका परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो काशी, सुहनी साहू परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ? तो काशी। किस परिवार में? सुहनी साहू परिवार में। सुहने साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था। निधन कब हुआ? 1937 ईस्वी में। अगर प्रसाद जी के निधन की बात करें कि निधन कब हुआ, तो 1937 ईस्वी में इनका निधन हो चुका था। पिता का नाम देवी प्रसाद था। पिता कौन थे? देवी प्रसाद इनके पिताजी का नाम था। माता, पिताजी का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम था मुन्नी देवी। माते का नाम मुन्नी देवी इनका माता का नाम था। और बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम था झारखंडे। बचपन का नाम क्या था? झारखंडे। ये इनका एक सामान्य परिचय हो गया। जन्म 1889 ईस्वी, काशी सुगनी साहू परिवार में हुआ था। निधन 1937 ईस्वी में। पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, और बचपन का नाम झारखंडी था। इनके उपनाम जरूर याद रखें। उपनाम की अगर बात करें कि इनका उपनाम कौन कौन सा है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। इनका उपनाम पहला लिख लीजिए कलाधर। लेकिन ये कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। कलाधर उपनाम से किस में लिखा करते थे? ब्रज भाषा में लिखा करते थे। ब्रज भाषा में, कलाधर उपनाम से ये ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। नंबर 2, नंबर 2 की बात करें तो छायावाद का ब्रह्मा भी इनको कहा जाता है। छायावाद का ब्रह्मा, छायावाद का ब्रह्मा भी इनको कहा जाता है। किसने कहा था? तो कृष्णदेव झारी ने कहा था। ये आप लोग को हम बता चुके हैं। नेक्स्ट, नंबर 3, आधुनिक कविता का सुमेरु भी इनको कहा जाता है। आधुनिक कविता का सुमेरु भी इनको कहा जाता है। और आधुनिक कविता का सुमेरु किसने कहा था? तो नंद दुलारे
वाजपेयी ने कहा था, लिख सकते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था। नंबर 4, प्राचीन संस्कारों का रक्षक कवि भी इनको कहा जाता है। प्राचीन संस्कारों एवं संस्कृति का रक्षक कवि भी इनको कहा जाता है। रक्षक कवि भी इनको कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन संस्कारों एवं संस्कृति का रक्षक कवि इनको कहा जाता है। ये किसने कहा था? तो ये अज्ञेय ने कहा था। किसने कहा था? तो ये नाम इनको अज्ञेय ने दिया था। तो ये हो गया इनके उपनाम। कितने उपनाम हो गए? 4। ठीक है, इनके उपनाम। छायावाद का प्रवर्तक तो ये हैं ही, छायावाद सब का ये प्रवर्तक हैं। छायावाद के प्रतिनिधि कवि पंत जी हैं और ये प्रवर्तक हैं। अब बात करते हैं हम इनके गुरु जी कौन थे। इनके गुरु में 3 नाम आता है सामने। पहला नाम जो आता है वो आता है मोहिनी लाल। पहला नाम क्या आता है? मोहिनी लाल। परंतु मोहिनी लाल इनके गुरु थे, लेकिन मोहिनी लाल से इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली थी। किस भाषा की शिक्षा ली थी? संस्कृत की शिक्षा इन्होंने मोहिनी लाल से ली थी, संस्कृत की शिक्षा। ठीक है, एक आता है दीनबंधु ब्रह्मचारी का भी नाम। दीनबंधु ब्रह्मचारी का भी नाम आता है। इनसे इन्होंने इतिहास की शिक्षा ली थी। इतिहास कहाँ से सीखा? तो दीनबंधु ब्रह्मचारी से इतिहास की शिक्षा इन्होंने इसी से ली थी, इतिहास की शिक्षा। और एक आता है रसमय सिद्ध का नाम, जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे। रसमय सिद्ध इनके क्या थे? तो आध्यात्मिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु इनके कौन हुए? तो रसमय सिद्ध हो गए इनके आध्यात्मिक गुरु। और आध्यात्म की शिक्षा अर्थात दीक्षा जिसको आप लोग बोलते हैं, किनसे ली थी? तो रसमय सिद्ध से ली थी। ये इनके गुरु का नाम हो गया। अब कुछ बात इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। जैसे प्रसाद जी की प्रथम कविता कौन सी है? तो इनकी प्रथम कविता की अगर बात करें कि प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है, तो प्रसाद की प्रथम कविता का नाम है श्रावण पंचक। कब है? श्रावण पंचक। श्रावण पंचक तो है, परंतु ये किस भाषा में है? ये ब्रज भाषा में। श्रावण पंचक की भाषा क्या है? तो ये ब्रज भाषा में है। और कब है? 1906 ईस्वी में है। 1906 की श्रावण पंचक। दूसरी कविता, ऐसे छायावादी शैली में रचित इनकी प्रथम कविता कौन सी है? जिसकी रचना इन्होंने छायावादी शैली में की है, वो कविता इनकी पहली कौन सी है? तो छायावादी शैली में प्रथम कविता है प्रथम प्रभात। छायावादी शैली में रचित प्रथम कविता। छायावादी शैली में रचित प्रथम कविता कौन सी है? तो छायावादी शैली में रचित प्रथम कविता है इनका है ये प्रथम प्रभात। प्रथम प्रभात। और प्रथम प्रभात की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा, इस कविता की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा जो है वो खड़ी बोली है। भाषा क्या है? खड़ी बोली है। और कब की है ये? खड़ी बोली तो है ही। और समय क्या था? समय था इसका 1913 ईस्वी। 1913 ईस्वी में ये लिखी गई थी। छायावादी शैली में प्रथम कविता इनकी थी। पुस्तकाकार रूप में इनकी प्रथम रचना कौन सी थी? उर्वशी है, 1909 ईस्वी में ब्रज भाषा में। पुस्तकाकार रूप में प्रथम रचना, पुस्तकाकार रूप में प्रथम रचना कौन सी है? तो ये इनकी उर्वशी है। और उर्वशी कब की है? उर्वशी तो है ब्रज भाषा में। और कब है ये? तो ये
1909 ईस्वी की है, 1909 में है उर्वशी। अच्छा, खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संग्रह इनकी कौन सी है? प्रत्येक प्रश्न अपने आप में एक विशेष है और महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संग्रह, खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संग्रह, तो खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संग्रह इनकी कौन सी है? प्रथम काव्य संग्रह इनका कानन कुसुम, कानन कुसुम इनकी प्रथम काव्य संग्रह है। कानन कुसुम, कानन कुसुम कब की है? ये 1913 ईस्वी की है। खड़ी बोली में रचित है इनकी कानन कुसुम, कब? 1913 ईस्वी में। और बात करें, अच्छा, इनकी प्रथम कहानी कौन सी है? अगर इनकी प्रथम कहानी की बात करें तो इनकी प्रथम कहानी कौन सी है? तो प्रसाद जी की जो प्रथम कहानी है वो है ग्राम। कब की है? ये 1911 ईस्वी की होगी, 1911 ईस्वी में हुई थी वो ग्राम। और याद रखेंगे कि ये ग्राम कहानी जो 1911 में है ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में हुई थी? तो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, प्रथम नाटक इनका, नाटक तो खैर इनका नाटक ही रहा। प्रथम नाटक कौन सा था? सज्जन था। प्रथम नाटक सज्जन। और सज्जन कब का है? सज्जन 1910 ईस्वी का है। सज्जन 1910 ईस्वी। और ये प्रथम नाटक। प्रथम उपन्यास कौन सा था? यहाँ पे लिख लीजिए, प्रथम उपन्यास। प्रथम उपन्यास इनका कंकाल होगा। प्रथम उपन्यास कौन सा है? कंकाल। प्रथम उपन्यास कंकाल। कंकाल कब की थी? कंकाल 1929 ईस्वी की है। कब की है? 1929 ईस्वी की। ये बातें हो गई इनके बारे में। और इसका कुछ देखते हैं। अर्थात प्रथम कहानी संग्रह कौन सी थी प्रसाद जी की? छाया। और छाया सिर्फ प्रसाद जी की ही नहीं, यह हिंदी की भी प्रथम कहानी संग्रह है। एक बात ये भी इनके बारे में याद रखेंगे, छाया प्रसाद जी की कहानी संग्रह तो है ही, इसके साथ हिंदी साहित्य की भी वो प्रथम कहानी संग्रह है। चलिए आगे लिखिए। तो प्रथम कविता सावन पंचक ब्रजभाषा में है, 1906 ईस्वी में। छायावादी शैली में रचित प्रथम कविता इनका प्रथम प्रभात है, जिसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली। कब है? 1913 में। पुस्तकाकार रूप में प्रथम रचना इनकी उर्वशी है, ब्रजभाषा में 1909 में। खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संग्रह है कानन कुसुम, 1913 ईस्वी में। प्रथम कहानी ग्राम। प्रथम नाटक सज्जन। प्रथम उपन्यास कौन सा है? कंकाल, 1929 में। आगे चलिए। प्रथम कहानी संग्रह कौन सी है? प्रथम कहानी संग्रह, अगर प्रथम कहानी संग्रह की बात करें तो कौन सी है? छाया है, 1912 में। छाया कब है? 1912 ईस्वी में। और याद रखेंगे कि छाया हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह है, ठीक है। जो यह है ये हिंदी की भी प्रथम कहानी संग्रह है, हिंदी की भी प्रथम कहानी संग्रह है। यह हिंदी के भी प्रथम कहानी संग्रह है, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम इनके कुछ विशेष तथ्य तो देख लिए, अब बात करते हैं इनके नाटक के बारे में कि इनके नाटक कौन कौन से हैं, इसके बारे में। हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। प्रसाद जी की रचनाएं, यहाँ तक तो इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य देख लिए थे। रचनाओं में पहला लिख लीजिए काव्य रचनाएं। रचनाओं में पहला क्या? इनकी काव्य रचनाएं। इनकी काव्य रचनाएं, इनकी काव्य रचनाओं में
चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर से, और यहाँ से क्रम वाला प्रश्न आ सकता है। पहला लिख लीजिए उर्वशी 1909, उर्वशी 1909। दूसरा लिख लीजिए प्रेम राज्य 1909, प्रेम राज्य 1909। तीसरा लिख लीजिए वन मिलन, वन मिलन 1909। अयोध्या का उद्धार चौथा में, अयोध्या का उद्धार, ये कब की है? ये 1910 की है, अयोध्या का उद्धार। और उर्वशी 1909, प्रेमराज 1909, वन मिलन 1909, अयोध्या का उद्धार 1909। नंबर 5 में लिख सकते हैं शोकोच्छ्वास, शोकोच्छ्वास, शोकोच्छ्वास कब की है? शोकोच्छ्वास 1910। नंबर 6 शोकोच्छ्वास के बाद लिख लिए भ्रभुवाहन, भ्रभुवाहन, भ्रभुवाहन कब की है? 1911। नंबर 7 कानन कुसुम, कानन कुसुम, कानन कुसुम है 1913। नंबर 7 के बाद नंबर 8 कानन कुसुम के बाद लिख लीजिए प्रेम पथिक, प्रेम पथिक कब की थी? प्रेम पथिक 1914 की है, 1914। नंबर 9 में लिख लीजिए महाराणा का महत्व, ये भी 1914 की है। महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व कब है? 1914 में। नंबर 15 लिखिए, नंबर 15 बोल रहे हैं, 10 9 ही हुआ ना, तो नंबर 10, 10 में लिख सकते हैं चित्राधार, चित्राधार, चित्राधार कब की है? 1918 की है। चलिए यहाँ तक 10 हो गया, लिखिए इतना, फिर आगे चलते हैं। हो गया 10 नंबर तक चित्राधार। नंबर 11 में लिख लिए झरना 1918, झरना 1918। नंबर 12 में झरना के बाद आंसू, आंसू कब की है? आंसू, आंसू है 1925 में, आंसू, आंसू कब है? 1925 में। आंसू के बाद झरना, आंसू। नंबर 13 में लहर, लहर, झरना आंसू के बाद लहर, लहर कब की है? 1933 की है। और नंबर 14 और अंतिम में लिख लीजिए कामायनी 1935। कामायनी कब की है? कामायनी 1935। ये हो गई इनकी काव्य रचनाएं। अब इन काव्य रचनाओं में जो जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसमें कौन सा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये 4 हैं, अति महत्वपूर्ण है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी जो है ये कई बार पूछा भी गया है और ये 4 महत्वपूर्ण हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा वर्ण विषय देख लेते हैं। अन्य सभी जो हैं जैसे उर्वशी है, प्रेम राज्य है, वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, भ्रभुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और चित्राधार, ये उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, प्रेम राज्य में प्रेम की महत्ता से संबंधित कविताओं का संकलन है और ये ब्रज भाषा में रचित है और 1914 में इसका खड़ी बोली में अनुवाद कर दिया गया था उर्वशी का। चित्राधार का प्रथम संस्करण जो हुआ था 1918 में हुआ था और द्वितीय संस्करण 1928 में हुआ था। ठीक है, झरना से महत्वपूर्ण कविताएं हैं, तो लिखिए झरना के बारे में, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये चारों कम से कम जरूर पढ़िए, ये अति महत्वपूर्ण है।
झरना के बारे में। इन 4 रचनाओं को कम से कम जरूर पढ़ लीजिए। नंबर 1 में लिखिए झरना, इसके बारे में जरूर पढ़ना है। झरना, झरना कब की है? तो 1918। झरना 1918 में है। और इसमें क्या है इसको देख लीजिए। इसमें छायावादी शैली की कविताओं का संकलन है। इसमें छायावादी शैली की कविताएं हैं। एक बात तो ये हो गई। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। झरना को छायावाद झरना को छायावाद की प्रयोगशाला, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। एक बात तो ये हो गई, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। हिंदी में छायावाद का आरंभ इसी रचना से भी माना जाता है। हिंदी में छायावाद का आरंभ इसी से माना जाता है, इसी से माना जाता है। एक बात ये भी हो गई। इसमें छायावादी शैली की जो प्रथम कविता है, प्रथम प्रभात, वो इसी में संकलित है। लिख सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है। प्रथम प्रभात कविता झरना में ही संकलित है। झरना में ही संकलित है। प्रथम प्रभात कविता किसमें संकलित है? तो झरना में संकलित है। ये महत्वपूर्ण बातें हो गई इसके बारे में। देखिए, झरना में जो कविताएं हैं उसका संबंध किससे है? उसका संबंध प्रेम से है, उसका संबंध प्रकृति से है, उसका संबंध वेदना से है, उसका संबंध रहस्यवाद से है। इन सभी चीजों पर कविताओं का संकलन इसमें किया गया है झरना में। ठीक है। झरना के बाद दूसरी महत्वपूर्ण रचना थी आंसू। आंसू एक मुक्तक काव्य है। कैसी काव्य है ये? आंसू बोलते हैं मुक्तक। ये एक खंड काव्य माना जाता है। झरना आंसू 25। नंबर 2, आंसू कब की है? 1925 ईस्वी की है। आंसू में क्या है? आंसू सबसे पहले समझिए है क्या? ये प्रबंधात्मक खंड काव्य है। आंसू क्या है? तो ये प्रबंधात्मक खंड काव्य है। यह प्रबंधात्मक खंड काव्य है। एक बात तो ये हो गई। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। इसे मतलब आंसू को, इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। ये भी लाइन महत्वपूर्ण है। हिंदी का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? तो आंसू को कहा जाता है। इसमें प्रधान रस कौन सा है? अगर प्रधान रस की बात करें कि इस रचना में प्रधान रस कौन सा है, तो प्रधान रस इसमें करुण है। प्रधान रस इसमें कौन सा है? करुण है। और अगर द्वितीय मुख्य रस की बात करें तो वो वियोग श्रृंगार है। एक तो करुण है ही और दूसरा इसमें वियोग श्रृंगार की भी प्रधानता है। कुल छंद कितने हैं इसमें? आंसू में अगर कुल छंद की बात करें तो कुल छंद कितना है? 133 छंद है। 133 छंद हैं। और सभी छंद जो हैं वो कैसे हैं? सभी छंद कौन सी है? सभी सखी छंद है। 133 छंद के कौन सा छंद है? सखी छंद है। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने इसे श्रृंगारिक विप्रलंभ काव्य कहा है। आचार्य शुक्ल ने
इसे क्या कहा? श्रृंगारिक विप्रलंभ कहा, विप्रलंभ काव्य कहा। किसने कहा? तो आचार्य शुक्ल ने कहा। और क्या कहा? तो श्रृंगारिक विप्रलंभ काव्य कहा। तो ये आंसू के बारे में बात हो गई। ठीक है, एक रचना देख लेते हैं हम लोग। लहर। लहर इनकी प्रौढ़तम रचना है और महत्वपूर्ण रचना ये भी है। नंबर 3 में लिखिए लहर। नंबर 3 लहर। लहर कब की है? 1933 ईस्वी की है लहर। यह प्रसाद जी की कैसी रचना है? यह प्रौढ़तम रचना है प्रसाद जी की। प्रसाद जी की कैसी रचना है? यह प्रौढ़तम रचना है। यह प्रसाद जी की प्रौढ़तम रचना है। एक बात तो ये, आचार्य इसमें 4 लंबी कविताओं का संकलन है। ठीक है, इसमें जो आचार्य शुक्ल के अनुसार इस रचना में प्रसाद जी ने इतिहास के खंडों को देखने का प्रयास किया है, ऐसा मानना है आचार्य शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल का मानना है कि लहर काव्य संग्रह जो है प्रसाद जी की, इसमें इन्होंने इतिहास के खंडों को देखने का प्रयास किया है। क्यों किया है? क्योंकि इसमें इतिहास के 4 खंड का लंबी कविताओं के माध्यम से संकलित है। लिख सकते हैं इसमें निम्न 4 लंबी कविताओं का संकलन है। इसमें निम्न 4 लंबी कविताओं का संकलन है। और ये 4 कौन कौन से हैं? तो पहला है अशोक की चिंता। कौन सी है? पहला है अशोक की चिंता। नंबर बी में लिख रही है पेशोला की प्रतिध्वनि। पेशोला की प्रतिध्वनि। नंबर 3 प्रलय की छाया। प्रलय की छाया। और नंबर डी शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। शस्त्र सिंह का शस्त्र समर्पण। ये 4 कविताओं का संकलन इसमें किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कामायनी की, और कामायनी को अच्छे से देखना भी है। अब बात कर रहे हैं किसकी? कामायनी की। चलिए अगले पेज में ही देखते हैं और अच्छे से देखते हैं कामायनी को। कामायनी 1935 प्रबंधात्मक महाकाव्य है ये। नंबर 4 कामायनी कब की है? ये 1935 ईस्वी की है। और अब इसके बारे में देखिए। पहली बात तो कामायनी के बारे में ये क्या है? तो ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है। प्रबंधात्मक महाकाव्य है, खंड काव्य नहीं है, बल्कि ये क्या है? महाकाव्य है। एक बात ये, इसमें कुल सर्ग कितने हैं? तो कुल सर्ग कितने हैं? कुल सर्ग इसमें 15 हैं। कुल सर्ग 15 हैं। और याद रखेंगे कि सर्गों का नामकरण किस आधार पर किया गया है? सर्गों का नामकरण मनोविकारों के आधार पर किया गया है। सर्गों का नामकरण मनोविकारों के आधार पर किया गया है। सर्गों का नामकरण मनोविकारों के आधार पर किया गया है। तो ये 15 सर्ग कौन कौन से? इसको क्रम से लिखिए, पूछा जाता है। पहला सर्ग है चिंता। पहला सर्ग कौन सा है? चिंता। दूसरा सर्ग है आशा। दूसरा सर्ग क्या है? आशा। चिंता, आशा। तीसरा सर्ग है श्रद्धा। चिंता, आशा, श्रद्धा। चौथा सर्ग है काम। पांचवा सर्ग है वासना। चिंता,
आशा श्रद्धा काम वासना, उसके बाद छठा है लज्जा। छठा सर्ग कौन सा है? लज्जा। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा। उसके बाद सातवां है कर्म, कर्म का संदेश। आठवां है ईर्ष्या, आठवां ईर्ष्या। नौवां सर्ग है ईड़ा। और 10वां सर्ग है स्वप्न। 10वां सर्ग कौन सा है? स्वप्न। तो चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न 10 हो गया। 11वां है संघर्ष। 11वां संघर्ष। 12वां निर्वेद। 13वां सर्ग जो है वो है दर्शन। 14वां सर्ग है रहस्य। और अंतिम सर्ग जो है वो 15वां वो है आनंद। ये इसमें टोटल 15 सर्ग हैं और इस सर्गों का जो क्रम है वह इसी आधार पर है। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य और आनंद। ये कितने सर्ग हो गए टोटल? ये टोटल सर्ग हो गए 15। स्पष्ट है? 15 सर्ग ही है। अब इसमें बात करते हैं कि जो 15 सर्ग है इसमें सबसे बड़ा सर्ग कौन है सा है? 15 सर्गों में सबसे बड़ा सर्ग की अगर बात करें कि 15 सर्गों में सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है, तो सबसे बड़ा सर्ग है आनंद। सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? आनंद। आनंद कितने नंबर का सर्ग है? 15वां सर्ग है। और सबसे छोटा सर्ग की बात करें कि सबसे छोटा सर्ग कौन सा है? सबसे छोटा सर्ग, तो सबसे छोटा सर्ग कौन सा है? चिंता। चिंता कौन सा सर्ग है? पहला। चिंता कौन सा सर्ग है इसका? पहला सर्ग है चिंता। और सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? आनंद जो 15वां सर्ग है। और चिंता सबसे बड़ा प्रधान रस इसमें कौन सा है? शांत है। कामायनी का प्रधान रस कौन सा है? प्रधान रस इसमें शांत रस की प्रधानता है। यहां तक लिखिए। दर्शन इसमें कौन कौन सा है? इसमें जब पंत जी ये प्रसाद जी का है तो आनंदवाद ही है। आनंदवाद शैव दर्शन प्रत्यभ्य ज्ञान और समरसतावाद दर्शन होगा। चलिए आगे लिखते हैं, इतना लिखिए। इसमें दर्शन कौन कौन सा है? अगर दर्शन की बात करें तो इसमें शैव दर्शन है, प्रसाद जी का है शैव दर्शन है, समरसतावाद है, समरसतावाद है इसमें, और क्या है? आनंदवाद है। जो भी दर्शन प्रसाद जी का है वो सभी इसमें है। आनंदवाद और सब शैव दर्शन के ही ये सब ये अंग हैं। शैव दर्शन समरसतावाद आनंदवाद। और एक होता है प्रतिभिज्ञावाद। प्रतिभिज्ञावाद ये इसका दर्शन हो गया। कामायनी की जो कथा है वो कहाँ किस कथा के आधार पर ली, यानी कथा का जो आधार ग्रंथ है वो कौन कौन सा है कामायनी का? तो ये मत्स्य पुराण शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और एक और पुस्तक है जिसका नाम है ऋग्वेद। यानी कि जिसका कामायनी की जो कथा है वो 3 ग्रंथों के आधार पर ली गई है। तो लिख सकते हैं कामायनी की कथा का, कामायनी की कथा का आधार ग्रंथ ठीक है। क्या बात कर रहे थे? कामायनी की कथा का आधार। तो कामायनी की कथा का आधार क्या क्या है? एक तो ऋग्वेद है, दूसरा मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण, और एक है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ये 3 पुस्तकों के आधार पर कामायनी की कथा की रचना की गई है।
ठीक है। कामायनी का नामकरण जो किया गया है कि कामायनी, तो कामायनी की जो नायिका है श्रद्धा, उसके आधार पर किया गया। कैसे? कामायनी की जो नायिका है श्रद्धा, उसी से किया गया है कि काम की पुत्री थी और काम गोत्रजा वंश से ये कन्या थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कामायनी। काम गोत्रजा वंश की नायिका अर्थात काम जो श्रद्धा थी, श्रद्धा किस वंश की थी? तो काम गोत्रजा कुल की थी, कुल जिसको हम लोग वंश बोलते हैं। तो और किसकी पुत्री थी? तो काम की पुत्री। देखो बाबू, अगर धर्म की बात करो तो भगवान विष्णु को एक पुत्री थी, ठीक है। भगवान विष्णु को एक पुत्री थी जिसका नाम था रति, जिसका विवाह हुआ था कामदेव से, ठीक है। तो रति और कामदेव के संतान ही हुए थी श्रद्धा, ठीक है। तो काम की पुत्री होने के कारण, काम का ही एक नाम कामदेव है, ठीक है, जो भगवान विष्णु के जमाता थे अर्थात दामाद थे, जमाता दामाद को कहा जाता है। तो रति किसकी बेटी थी? रति भगवान विष्णु की पुत्री थी, ऐसा धर्म ग्रंथ बताता है। तो काम जो नायिका है श्रद्धा, वो किस गोत्र से थी? वो काम गोत्रजा से थी, इसका गोत्र जो था वो काम गोत्रजा था, ऐसे लिख लो थोड़ा सा। नायिका की अगर बात करें तो नायिका कौन है? नायिका थी श्रद्धा। नायिका कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा कौन थी? ये काम की पुत्री थी एवं काम गोत्रजा होना एवं काम गोत्रजा वंश की थी। किस वंश की थी? काम गोत्रजा वंश। काम की पुत्री एवं काम गोत्रजा वंश की थी। तो काम गोत्रजा वंश के होने के कारण इस पुस्तक का नाम क्या पड़ गया? कामायनी पड़ गया, ठीक है। अब देखिए कामायनी में कुछ प्रतीक भी है, ये भी लिख लीजिए। कामायनी के प्रतीक पूछे जाते हैं कि ये किसके प्रतीक हैं? कामायनी के प्रतीक ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, ठीक है। तो जो है उसको लिख ही लीजिए। पहला है मनु। पहला है मनु। मनु किसका प्रतीक है? ये मन का प्रतीक है। मनु के बाद नायिका कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा किसकी प्रतीक है? ये श्रद्धा हृदय की प्रतीक है। किसकी प्रतीक है? ये हृदय की प्रतीक है। तीसरा जो है वो है इड़ा। इड़ा किसकी प्रतीक है? इड़ा बुद्धि की प्रतीक है। इड़ा को किसका प्रतीक माना गया है? ये बुद्धि का प्रतीक है। चौथा वृषभ। वृषभ बोलते हैं बैल को, वृषभ। ये किसके प्रतीक है? ये धर्म का प्रतीक है, इसमें धर्म का प्रतीक। पांचवा लिख लीजिए। मानव जो है ये किसका प्रतीक है? ये मनुष्य का प्रतीक है। मानव किसका प्रतीक है? मनुष्य का प्रतीक है। छठा, ये जो छठा कौन था? एक था सारस्वत प्रदेश। सारस्वत प्रदेश। सारस्वत प्रदेश किसका प्रतीक है? सारस्वत प्रदेश जो है, सारस्वत प्रदेश किसका प्रतीक है? ये संसार का प्रतीक है। किसका प्रतीक माना गया है? इसमें संसार का प्रतीक माना गया है। तो कितना प्रतीक हो गया? टोटल 6। 7वां नंबर लिखिए। ये जो किरात रहता है उसका नाम क्या रहता है? आकुली किरात। आकुली किरात। आकुली किरात किसका प्रतीक है? आकुली किरात आसुरी शक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ये आसुरी शक्ति का प्रतीक है। आसुरी शक्ति का प्रतीक है। और एक इसमें और है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर ही आनंद का प्रतीक है, समरसता का प्रतीक है, जो आनंदवाद है, शैव दर्शन है, उसका प्रतीक। तो 8वां इधर लिख देते हैं, ठीक ना। 8वां प्रतीक इधर लिख देते हैं, 7 इधर हटाने। अगले पेज में क्या लिखना है इसी में लिख लीजिए। कौन था? कैलाश मानसरोवर। कैलाश में ये स होता है, कैलाश मानसरोवर। तो कैलाश मानस सरोवर होता है, मान सरोवर नहीं। कैलाश मानस सरोवर। कैलाश मानस सरोवर किसका प्रतीक है? तो कैलाश मानस सरोवर जो प्रतीक है वो है समरसता का प्रतीक। समरसता या आनंदवाद का प्रतीक है। समरसता या आनंदवाद का
प्रतीक माना गया है। तो ये कामायनी के प्रतीक कितने हैं? 8 हैं। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है, वृषभ जो बैल था वो धर्म का प्रतीक है, मानव जो है मनुष्य का प्रतीक था, सरस्वत प्रदेश संसार का प्रतीक है, आकुली की रात आसुरी शक्ति का प्रतीक है, और कैलाश मानस सरोवर जो है वो समरसता या आनंदवाद, शैव दर्शन या प्रतिभिज्ञावाद का प्रतीक है। ठीक है, तो ये कामायनी के बारे में हम लोग देख रहे थे, और कामायनी इनका महाकाव्य है तो देखना तो पड़ेगा ही, इसमें कोई शंका संदेह नहीं है। देखिए अब बात है कि कामायनी में जो छंद का प्रयोग हुआ है इसमें किसी एक छंद का प्रतीक नहीं है। अब अलग अलग सर्गों में अलग अलग छंद का प्रतीक है, प्रयोग किया गया है, तो किस सर्ग में कौन सा प्रतीक है वो हम आगे देखते हैं। कामायनी को विद्वानों ने अलग अलग नाम भी दिया है, तो वो भी आगे देखते हैं। चलिए, कामायनी का उद्देश्य क्या था? एक बात अगर ये देखें कि कामायनी का उद्देश्य, अगर कामायनी के उद्देश्य की बात करें कि कामायनी का उद्देश्य क्या है, क्यों लिखी गई, तो समरसतावाद और आनंदवाद की प्रतिष्ठा के लिए एक उद्देश्य ये हो सकता है, समरसतावाद व आनंदवाद की प्रतिष्ठा, ये एक उद्देश्य ये हो सकता है। दूसरा, अहिंसा का समर्थन है ये, इसमें हिंसा का नहीं, अहिंसा का समर्थन भी है, इसमें अहिंसा का समर्थन भी है। दूसरा, तीसरा अगर देखें तो मानवतावाद की प्रतिष्ठा है, काफी है ये, मानवतावाद की प्रतिष्ठा भी इसमें की गई है, मानवतावाद की प्रतिष्ठा भी इसमें की गई है। कामायनी में कोई एक छंद नहीं है, कामायनी में अलग अलग छंद है, जैसे कि मान लो चिंता, आशा, स्वप्न और निर्वेद। ठीक है, इसमें आल्हा और वीर छंद हैं। अगर स्वप्न, ईड़ा, काम, लज्जा देखो तो इसमें लावनी छंद है। सबों में अलग अलग छंद है। और अंतिम सर्व जो आनंद है, आनंद में कौन सा छंद है? आनंद में सखी छंद है और श्रद्धा में लावनी छंद है। ये सब महत्वपूर्ण छंद हैं, तो वो पूछा नहीं जाएगा इसलिए उसके बारे में, और याद भी नहीं होगी। ऐसे जब छंद पढ़ाएंगे तो वहां इसको लिखा देंगे। कामायनी को विद्वानों द्वारा दिया गया नाम, ये महत्वपूर्ण है, लिखिए। कामायनी को विद्वानों द्वारा दिया गया नाम, कि कामायनी को किस विद्वान ने क्या नाम दिया है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर बात करें पंत की, तो पंत जी ने कामायनी को क्या कहा है? पंत जी ने कामायनी को ताजमहल कहा है। पंत जी ने कामायनी को क्या कहा दिया? ताजमहल किया कहा। अगर मानवता का उद्घोष किसने कहा था? तो ये कहा था प्रभाकर माचबे ने। अगर प्रभाकर माचबे की बात करें, प्रभाकर माचबे, तो प्रभाकर माचबे ने कामायनी को क्या नाम दिया? तो इन्होंने कहा मानवता का उद्घोष है ये, मानवता का उद्घोष इसको कहा। किसको? कामायनी को। अगर एक विद्वान देखें, दिनकर जी ने क्या कहा? रामधारी सिंह दिनकर, शॉर्ट में लिख लीजिए दिनकर, क्योंकि दिनकर एक ही हुए। रामधारी सिंह दिनकर, हिंदी साहित्य में 2-4 ठो दिनकर नहीं है, एक ही दिनकर है। दिनकर जी ने क्या कहा? दिनकर जी ने कहा है दोष रहित दोष सहित रचना है ये, दोष रहित दोष सहित, दोष रहित दोष सहित रचना माना है इसको। किसने? दिनकर जी ने। 3 हो गए, 3 विद्वान के अनुसार देख लिए। कुछ और देख लेते हैं। श्याम नारायण ने क्या कहा? विश्व का 8वां श्रेष्ठ महाकाव्य कहा था। नंबर 4 श्याम नारायण, श्याम नारायण ने क्या कहा? विश्व का 8वां श्रेष्ठ महाकाव्य, विश्व का 8वां श्रेष्ठ महाकाव्य कहा। किसने कहा? तो विश्व का 8वां श्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी को किसने कहा? तो विश्व का 8वां श्रेष्ठ महाकाव्य श्याम नारायण ने कहा।
ये हो गया। और हिंदी की सर्वोत्तम महाकाव्य किसने कहा? हरदेव बाहरी ने कहा था, लिख लीजिए, हरदेव बाहरी। हरदेव बाहरी। हरदेव बाहरी ने क्या कहा कामायनी को? तो कहा था कि विश्व का सर्वोत्तम महाकाव्य है ये, कि हिंदी का सर्वोत्तम काव्य है, हिंदी का सर्वोत्तम, सर्वधन उत्तम से यह बना है, सर्वोत्तम महाकाव्य कहा। तो ये कामायनी को विद्वानों दिया गया नाम हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कामायनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो कथन है वो। तो इसी के साथ कामायनी भी समाप्त और प्रसाद जी भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि प्रसाद जी के जो नाटक हैं तो वो नाटक में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नाटक का युग ही इनके नाम पर चला। और इनके उपन्यास साहित्य में पढ़ा ही चुके हैं, इनकी कहानी साहित्य में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अब देखना है कि कामायनी के संबंध में मत या कथन। कामायनी के संबंध में किसका कथन? तो विद्वानों का कथन। कामायनी के संबंध में विद्वानों का कथन की अगर बात करें तो नंबर 1 लिखिए कि कामायनी छायावाद का उपनिषद है। महत्वपूर्ण कथन है, और यहाँ पे सभी कथन जो है वो अति महत्वपूर्ण होंगे। कामायनी छायावाद का उपनिषद है। उपनिषद, छायावाद का उपनिषद है। ये कथन किनका है? ये कथन है शांति प्रिय द्विवेदी का। किनका कथन है ये? ये है शांति प्रिय द्विवेदी का। कामायनी छायावाद का उपनिषद है, कथन किनका है? शांति प्रिय द्विवेदी का। दूसरा, कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है। कामायनी मानवता का रसात्मक, कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है। कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है। ये कथन किनका है? ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। नंद दुलारे वाजपेयी का ये कथन है। नेक्स्ट, कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। कामायनी आधुनिक सभ्यता का, कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। प्रतिनिधि महाकाव्य है। ये कथन किनका है? ये कथन है नामवर सिंह जी का। नामवर सिंह का ये कथन है। जो भी महत्वपूर्ण कथन है उसको लिख लीजिए। कामायनी एक असफल कृति है। किसने कहा था? सफल नहीं, असफल कृति है। किसने कहा था? इंद्रनाथ मदान ने कहा था। नंबर 4, कामायनी एक असफल, सफल नहीं बोला था इन्होंने, असफल कृति है। किसने कहा था? तो ये कथन था इंद्रनाथ मदान का। इंद्रनाथ मदान का ये कथन है। 4 कथन हो गया। और कुछ लिखते हैं। कामायनी के बारे में देख रहे हैं तो कामायनी के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा बाबू, इसमें कोई शंका नहीं है। और कामायनी जब नेट JRF वाले सिलेबस में वहाँ पढ़ाएंगे तो इससे भी विस्तार पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 2 सर्ग पढ़ना है ना आप लोग को नेट में, सिलेबस में, तो वहाँ और विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो इतना ही देख रहे हैं हम लोग। इंद्रनाथ मदान, कितना कथन हो गया? 4। कथन नंबर 5, कामायनी नए युग का प्रतिनिधि महाकाव्य है। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि
महाकाव्य है। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि महाकाव्य है, ये कथन किनका है? ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। नंद दुलारे वाजपेयी का ये कथन है, नंद दुलारे वाजपेयी का ये कथन है। और महत्वपूर्ण कथन कुछ है? कामायनी एक फैंटेसी है, ये किसने कहा था? मुक्तिबोध ने। कामायनी एक फैंटेसी है, ये किसका कथन है? गयानंद माधव मुक्तिबोध का है। मुक्तिबोध जी का ये कथन है, कामायनी एक फैंटेसी है, ये मुक्तिबोध ने कहा था। चलिए, कामायनी बड़ी विशद कल्पनाओं, कामायनी बड़ी विशद कल्पनाओं, कामायनी बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है। कामायनी बड़ी विशद कल्पनाओं और मर्म से मार्मिक बना है, मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है, उक्तियों से परिपूर्ण है। ये कथन किनका है? आचार्य शुक्ल का है। ये कथन किनका है? ये कथन है आचार्य शुक्ल बाबा का। कितना कथन हुआ? 7। कुछ कथन और देख लेते हैं, कुछ कथन और देखिए। कामायनी आधुनिक समीक्षक और कथन नंबर 8, कामायनी आधुनिक समीक्षक, कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। दोनों के लिए क्या है? परीक्षा स्थल है। ये कथन किनका है? ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ये कथन है। कामायनी फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है, यह कथन किनका है? कामायनी फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। फूहड़ ये कथन किनका है? मार्क्सवाद का नमूना है। कामायनी फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है, ये कथन किनका है? अगर इस कथन की बात करें तो ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह जी का ये कथन है। कितना कथन हुआ? 9। एक दो कथन और देख लीजिए, याद भी करना है, खाली लिखते रहने से काम नहीं चलता है। चलिए आगे। लिखिए, कामायनी में नारी की लज्जा नंबर 10। कामायनी में नारी की लज्जा, कामायनी में नारी की लज्जा को जो कामायनी में नारी की लज्जा का जो भाव चित्रण हुआ है, ये भव्य चित्रण हुआ है। कामायनी में नारी की लज्जा का जो भव्य चित्रण हुआ है, भव्य चित्रण हुआ है, भव्य चित्रण हुआ है, वह संपूर्ण भारतीय साहित्य में दुर्लभ है। वह संपूर्ण भारतीय साहित्य में, वह संपूर्ण भारतीय साहित्य में दुर्लभ, वह संपूर्ण भारतीय साहित्य में क्या है? तो दुर्लभ है।
ये कथन किनका है? नामवर सिंह जी का है। किनका कथन है ये? डॉक्टर नामवर सिंह जी का ये कथन है। कितना कथन हुआ? 10। छोड़ दें और लिखा दें? लिखाने का तो कल तक लिखाते रहेंगे, कथन खत्म नहीं होगा जी। लेकिन जितना याद हो जाए उतना लिखिए, काफी है ना। एक कथन और लिख लीजिए। कामायनी एक विशिष्ट शैली, नंबर 11। कामायनी एक विशिष्ट शैली, कामायनी एक विशिष्ट शैली का महाकाव्य है। कामायनी एक विशिष्ट शैली का महाकाव्य है। कामायनी एक विशिष्ट शैली का महाकाव्य है। शिल्प की प्रौढ़ता, शिल्प की प्रौढ़ता, शिल्प की, कामायनी एक विशिष्ट शैली का महाकाव्य है, शैली का महाकाव्य है। शिल्प की प्रौढ़ता कामायनी का मुख्य गुण है। शिल्प की प्रौढ़ता कामायनी का मुख्य गुण है, मुख्य गुण है। ये कथन किनका है? ये कथन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी का ये कथन है। पर्याप्त कथन लिखा दिए। तो इस क्लास में हम लोग प्रसाद जी को देख लिए हैं। तांटक छंद सभी छंद सर्गों में है। तांटक छंद की अगर बात करें तो कुछ ना कुछ सभी छंदों में मिलता है तांटक छंद। छंद तंत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे जब नेट के सिलेबस में कमानी को की सर्गों को पढ़ेंगे ना, तो वहाँ इस पर और विस्तार रूप से देखेंगे। यहाँ तो सिर्फ एक साहित्य पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखना पड़ गया, इसलिए हम लोग इसके बारे में देख लिए। तो आज हम लोग प्रसाद जी को पढ़े और प्रसाद जी के अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की ये क्लास पूर्ण हुई। एक क्लास में इनको हम लोग देख लिए। जयशंकर प्रसाद, जन्म, निधन, माता पिता, बचपन, उपनाम, उपनाम के बाद इनके गुरु को देख लिए। अब इनकी प्रथम कविता, ये सब हो चुका है। ठीक है, काव्य रचनाओं में जो 4 महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं अंत की, ठीक है, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, इन चारों को देख चुके हैं। और इन चारों में कामायनी को विशेष रूप से देख लिए हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी देख ली और कामायनी को लगभग पूर्णतः से देख लिए कि इसमें कोई भी प्रश्न आप लोगों से वो नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही रहेगा और प्रसाद जी खत्म हुए। प्रसाद जी के बाद अब हम लोग जो बात करेंगे वो छायावाद के अन्य कवियों के बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद की क्लास में हम छायावाद के जो अन्य कवि थे, राम कुमार वर्मा, मोहनलाल महतो वियोगी, इन सभी को उदय शंकर भट्ट को देख लेंगे। और इसके बाद छायावाद के समांतर जो चलने वाली 2 काव्य धाराएं थी, 3 काव्य धाराएं थी ना, एक थी हालाबाद और एक थी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा और एक थी समष्टि प्रधान काव्य धारा, उसको भी हम लोग बात करेंगे। छायावाद के समांतर चली थी, तो उसको अगले क्लास में देखेंगे। आज इतना ही। और विशेष जानकारी आप लोग को पता ही है कि अगर किसी बच्चे को टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, ठीक है, इन सबों में एडमिशन लेना है तो जो नंबर है जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाता है या फिर उसका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब का लिंक है, वहाँ भी आप कॉल करके पता कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं किसी भी बैच के लिए, चाहे वो नेट, जीआरएफ की हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, इन सभी के लिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रसाद जी को पूर्ण रूपेण देख चुके हैं और अब आगे की क्लास कल होगी, क्योंकि काफ़ी लगभग 1 घंटे की क्लास ये हो चुकी होगी। 1 घंटे की क्लास हो चुकी है लगभग, आप लोग देख लीजिएगा। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होती है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मेरा नंबर है उसमें भी मैसेज कर दें, उस पर कॉल ना करें, मैसेज करके आप लोग किसी रचना के बारे में अगर कुछ बातें लगती है कि ये सर छूट चुकी है तो वो आप हमको बता सकते हैं, हम अगले क्लास में उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।